जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पुराना पेपर एमपी पुलिस का। जैसे कि सभी को पता है कि एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो चुके हैं और एमपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। हम पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पुराने पेपर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वही रिपीट भी होंगे। उसके आसपास के जो फैक्ट हैं वो भी आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। तो पूरी क्लास जो है, पूरा वीडियो जो है वो अंत तक देखना है ताकि बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिल सके और पूरी तैयारी जो है वो लगभग इसी से हो सकती है। यदि हम पुराने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पुराने जितने आए हुए क्वेश्चन जीके के हैं उसके आसपास के फैक्ट देखते हैं, उससे हमारी अच्छी बेहतर तैयारी हो सकती है। और जितना भी पूछा जाता है एमपी और भारत का जीके, वो सारे फैक्ट जो है वो कवर होंगे। स्टार्ट करते हैं। ये पुराना पेपर है, प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर है। 22 अगस्त का ये पेपर है। इसमें जितने भी जीके एमपी से, भारत से पूछे गए थे वो हम कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के गृह मंत्री कौन है। क्वेश्चन पहला था, भारत के गृह मंत्री कौन है। भारत के गृह मंत्री कौन है, ये पूछा गया था। तो 2017 के अकॉर्डिंग जो है, 2017 के अकॉर्डिंग जो है उस समय ये राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह। अब याद रखना है भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो पहले के हिसाब से आंसर जो है वो राजनाथ सिंह था, लेकिन अब ये याद नहीं रखना है। अब याद रखना है भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। अमित शाह जो है भारत के वर्तमान गृह मंत्री है। तो अब याद रखना है अमित शाह। दूसरा फैक्ट इसमें पूछा जाएगा, भारत का सहकारिता मंत्री यदि पूछता है तब भी अमित शाह लगाना है। अमित शाह के पास दो विभाग है, याद रखना है, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट और भी हम देख लेते हैं। जैसे पूछा जाता है शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में। शिक्षा मंत्री, हम बात वर्तमान की कर रहे हैं तो वर्तमान में जो है वो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हमने देखे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री यदि पूछता है तो क्या बताना है। खेल मंत्री यदि पूछता है तो क्या बताओगे। और रेल मंत्री यदि पूछता है, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, ये भी पूछ सकता है। और याद रखना है शिक्षा मंत्री कौन है, अभी वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखना है। खेल मंत्री याद रखना है अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर वर्तमान में खेल मंत्री है। और रेल मंत्री कौन है अभी वर्तमान में, तो अश्विनी वैष्णव जो है, अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री है। तो ये तीन मंत्री याद रखना है, खेल मंत्री, सहकारी। रक्षा मंत्री एक याद रखना है, रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह। तो इनको भी याद रखना है। वित्त मंत्री यदि पूछता है तो सभी को पता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण है। और रेल मंत्री तो मैंने बताया ही, तो ये सारी चीजें याद रखना है। हमने देखा पहला क्वेश्चन था हमारा गृह मंत्री कौन थे, तो उस समय के गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, अभी नहीं है। अभी वर्तमान का याद रखना है गृह मंत्री अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय इनके पास है, सहकारिता मंत्री भी यही है। शिक्षा मंत्री पूछता है धर्मेंद्र प्रधान, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। ये जो है, तो इस क्वेश्चन में इतने ही। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, काहिरा बांध कहां पर स्थित है, ये पूछा गया था। काहिरा बांध कहां पर स्थित है, पूछा गया था काहिरा बांध कहां पर है। तो इसका सही आंसर लिया था कैमूर जिला। वैसे कैमूर कोई डिस्ट्रिक्ट है नहीं, तो कैमूर जिला, लेकिन इसका सही ऑप्शन लिया था। याद रखना है ये काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी भी है। मिस्र की राजधानी यदि पूछता है, मिस्र की राजधानी काहिरा है, लेकिन एमपी में काहिरा बांध कहाँ पे है, कैमूर
में है, कैमूर जिला करके ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन कैमूर ही आएगा बस। एक क्वेश्चन और याद रखना है, यदि हमसे पूछा जाता है कि परीक्षा बांध, एमपी में परीक्षा बांध कहाँ पे है, परीक्षा बांध कहाँ पे है, तो ये बेतवा नदी पे है, ये याद रखना है। बेतवा नदी पे जो है वो परीक्षा बांध है रायसेन में, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, पूछा गया था भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला है। क्वेश्चन ये था, भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदर वन फैला है। भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला है, तो इसका सही आंसर हो जाता बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इसका सही आंसर हो जाता बांग्लादेश में सुंदरवन फैला है। अब हम बात करते हैं कि सुंदरवन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। यदि क्वेश्चन आता है सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है, सुंदरवन का डेल्टा क्वेश्चन आता है, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है, तो सुंदरवन का डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन का डेल्टा। या क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, ये भी क्वेश्चन आता है। कहाँ पे है यदि पूछा जाता है तो वेस्ट बंगाल में है। ये क्वेश्चन फिर आता है सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों के संगम से बनता है, तो याद रखना है गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम से ये सुंदरवन का डेल्टा बनता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है सुंदरवन का डेल्टा, एक यहाँ से क्वेश्चन आता है सुंदरवन जो है, सुंदरवन में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, पूछा जाता है मैग्रो वनस्पति पाई जाती है, ये भी पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। तो हमने देखा सुंदरवन का जो डेल्टा है या सुंदरवन जो है वो कहाँ तक फैला है, भारत के पश्चिम बंगाल में है, और भारत के पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश से लगा हुआ है, तो कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में भी है। तो इतनी चीजें हमें याद रखना है। पड़ोसी देश का यदि नाम पूछता है तो बांग्लादेश तक फैला है, लेकिन सुंदरवन का डेल्टा यदि पूछता है तो पश्चिम बंगाल में है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का ये डेल्टा है, ये क्वेश्चन आता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसका नाम क्या है, सुंदरवन का। या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों के मुहाने पर बनता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र। और मैग्रो वनस्पति पूछा जाता है, अक्सर मैग्रो वनस्पति जो है वो कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में कहाँ पे, सुंदरवन। तो इतनी चीजें हमें इससे याद रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश 1971 में बना, 1971 में बना। ढाका इसकी राजधानी है, टका इसकी मुद्रा है। 1971 में बांग्लादेश बनता है। टका जो है यहाँ की राजधानी है, सॉरी ढाका यहाँ की राजधानी है, टका यहाँ पे मुद्रा है। और बांग्लादेश का जो पिता है शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, याद रखना है। बांग्लादेश का जनक या पिता शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं, तो याद रखना है बांग्लादेश के बारे में इतनी चीजें। बांग्लादेश में याद रखना है कि हमारे कौन से राज्य जो है वो बांग्लादेश को टच करते हैं, तो याद रखना उसके लिए कोड आमे मित्र बंगाल। यदि ये कोड हम याद रखते हैं तो बांग्लादेश को टच करने वाले राज्यों का नाम पता चल जाएगा। इससे क्या जाएगा, असम, असम जो है वो बांग्लादेश को टच करता है। मेघालय बांग्लादेश को टच करता है। मिजोरम बांग्लादेश को टच करता है। त्रिपुरा भी टच करता है। और बंगाल से जाएगा वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश को जो छूने वाले राज्य हैं, भारत को, बांग्लादेश को जो छूने वाले भारतीय राज्य हैं उसमें असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। इतने जो राज्य हैं वो बांग्लादेश को टच करते हैं। भारत की सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। इस क्वेश्चन में इतना ही। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो पूछा गया था 1965 में हुए। ये क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में देखा जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत
प्लस पाक युद्ध के समय भारत का पीएम पूछा गया था। युद्ध के समय भारत का पीएम पूछा गया था। भारत का पीएम 1965 के समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस समय भारत का पीएम पूछा गया था। उस समय भारत का पीएम कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है ये उस समय भारत के पीएम थे। तो इसका सही आंसर हो जाता लाल बहादुर शास्त्री। अब हम देखते हैं भारत प्लस पाकिस्तान, इंडिया प्लस पाकिस्तान के बीच कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है 1947 की लड़ाई, जिसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है, और 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का युद्ध। तो अभी तक क्वेश्चन यदि आता है भारत पाकिस्तान के बीच अभी तक कितने युद्ध हुए, तो 4। तो यहाँ 4 में हम देखें 1947, 1965, 1971, 1991। 1947 में याद रखना है, 1947 में यदि क्वेश्चन आता है भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो माउंटबेटन याद रखना है। माउंटबेटन ये याद रखना है। कौन गवर्नर था? माउंटबेटन। ठीक। या भारत विभाजन का दोषी जो है, भारत विभाजन का दोषी किसको मानते हैं? माउंटबेटन। कोई क्वेश्चन भी आता है। 1947। अब हम बात करते हैं 1965 में। तो 1965 में पीएम भी पूछा जाता है और प्रेसिडेंट भी पूछा जाता है, याद रखना है। 1965 के समय पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री थे। 1965 के समय पीएम लाल बहादुर शास्त्री थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये राष्ट्रपति थे उस समय। 1971 की हम बात करते हैं तो 1971 में बांग्लादेश बनता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और बांग्लादेश का यहाँ पे उदय होता है, बांग्लादेश यहाँ बनता है। 1971 के समय पीएम कौन था भारत का और प्रेसिडेंट कौन था, ये हम जान लेते हैं। 1971 के समय इंदिरा गांधी पीएम थी। इंदिरा गांधी 1971 के समय पीएम थी। और बीवी गिरी जो है राष्ट्रपति थे। तो याद रखना है 1971 का ये। और 1999 की हम बात करें, 1999 के युद्ध को कारगिल का युद्ध कहते हैं। कारगिल का युद्ध कहते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध। और इसी युद्ध में भारत विजय हुआ था, हम विजय हुए थे। और 26 जुलाई को जो है वो कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कारगिल दिवस भी पूछा जाता है, 26 जुलाई याद रखना है। और यदि हम बात करें यहाँ पे ऑपरेशन पूछा जाता है 1999 में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन का नाम याद रखना है, ऑपरेशन विजय नाम चलाया था, युद्ध जीता था। और 1999 में याद रखना है पीएम कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे। तो 1999 के समय जो है 1999 के समय अटल बिहारी और के.आर. नारायण। यदि पीएम पूछता है तो अटल बिहारी याद रखना है, अटल बिहारी थे। और के.आर. नारायण ये राष्ट्रपति थे, के.आर. नारायण राष्ट्रपति थे। तो हमने देखा भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध होता है, चारों का याद रखना है, 47, 65, 71, 99। 47 के समय भारत का गवर्नर माउंटबेटन था, भारत विभाजन का दोषी इन्हीं को मानते हैं। और 1965 के समय पीएम लाल बहादुर शास्त्री, प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1971 के समय पीएम इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट बीवी गिरी। और 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच। 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस मनाते हैं, ये भी पूछा जाता है। और इस युद्ध को जीतने के लिए भारत ने क्या चलाया था, ऑपरेशन विजय, ये भी पूछा जाता है। और इस समय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे और प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति के.आर. नारायण। तो इतनी चीजें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, पूछा गया था भारत में किस स्थान में अधिक वन है, भारत के किस राज्य में अधिक वन है। ये आसान सा क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में अधिक वन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता
भारत के किस राज्य में अधिक वन है? एमपी में सबसे ज्यादा वन है भारत में। तो यहाँ पे याद रखना है टॉप 3 याद रखना है। सबसे ज्यादा वन एमपी में है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो सबसे अधिक वन वाले 3 राज्य याद रखना है। यदि भारत के अंदर परसेंटेज के आधार पर वन पूछा जाता है, प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पूछा जाता है, तब मिजोरम को याद रखना है। अब हम यदि एमपी की बात करें तो एमपी के अंदर किस जिले में सबसे ज्यादा वन है? एमपी के अंदर बालाघाट जिला, बालाघाट में सबसे अधिक वन है। दूसरे नंबर पे आता है रीवा, सबसे ज्यादा वन है एमपी के अंदर। और छिंदवाड़ा तीसरे नंबर पे, छिंदवाड़ा जो है वो सबसे अधिक वन है, छिंदवाड़ा तीसरे नंबर पे। तो एमपी के टॉप 3 जिले याद रखना है जहाँ पे अधिक वन है, भारत के टॉप 3 याद रखना है जिसमें अधिक वन है, और परसेंटेज के आधार पर याद रखना है या मिजोरम, है ना। तो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है, एमपी में प्रतिशतता के आधार पर यदि वन पूछता है, प्रतिशतता के आधार पर वन सबसे ज्यादा कहाँ पे है पूछता है, तब आंसर आएगा उज्जैन, तब ऑप्शन होगा उज्जैन सही आंसर होगा। तो पृथ्वी का संतुलन यदि बनाए रखना है तो 33% वन का होना जरूरी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यदि पृथ्वी वायुमंडल का संतुलन बनाए रखना है तो पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर वन का होना जरूरी है? 33% हिस्से पर वन का होना जरूरी है। लेकिन वन रिपोर्ट के अनुसार अभी याद रखना है भारत में कितने प्रतिशत वन है, भारत में कितने प्रतिशत जगह पे वन है, तो ये 24.55% जो है ये भारत में वन है। लेकिन यदि हम एमपी की बात करो, एमपी की यदि हम बात करते हैं तो 29% हिस्से पर वन है। तो याद रखना है कितना वन का होना जरूरी है पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए? 33%। और भारत में जो वन है, वन जो है भारत में ये है लगभग इतना प्रतिशत वन है, और एमपी के अंदर इतना, ये चीजें याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र खालिस्तान में स्थित है, पूछा गया था। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो है इसका सही आंसर होता। श्रीहरिकोटा ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद रखना है भारत जो है उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से करता है? भारत जो है अपने उपग्रह सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करता है? श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है। और मिसाइल का यदि परीक्षण पूछा जाए, भारत मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे करता है? तो याद रखना है चांदीपुर ऑप्शन में दिया रहेगा, या बालासोर ऑप्शन में दिया रहेगा, बालासोर चांदीपुर, या ऑप्शन में व्हीलर द्वीप दिया रहेगा, व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप का नया नाम अभी हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे कलाम द्वीप हो गया है। तो भारत जो है मिसाइल परीक्षण कहाँ पे करता है? चांदीपुर में करता है। चांदीपुर यदि ऑप्शन में नहीं है तो बालासोर रहेगा। या द्वीप का नाम पूछता है तो व्हीलर द्वीप, या व्हीलर द्वीप का नया नाम हो गया है कलाम द्वीप। तो यहाँ पे जो है भारत अपने मिसाइल परीक्षण करता है। और ये कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ता है उड़ीसा में, ये पड़ता है उड़ीसा में। और भारत अपना उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ से करता है? हरिकोटा से करता है। हरिकोटा में ही क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये याद रखना है। और यदि हम बात करें भारत जो है वो अपना परमाणु परीक्षण कहाँ पे करता है? तो भारत परमाणु परीक्षण करता है पोखरण में। भारत अपना परमाणु परीक्षण करता है पोखरण में। और पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, जैसलमेर जिले में है। तो याद रखना है परमाणु परीक्षण भारत कहाँ करेगा? पोखरण। कहाँ पे है? राजस्थान में है। कौन से जिले में? जैसलमेर में। अभी तक भारत ने परमाणु परीक्षण कितना कर चुका है? अभी तक भारत परमाणु परीक्षण 2 कर चुका है, पहला और दूसरा। पहला परमाणु परीक्षण भारत ने 1974 में किया था, जिसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था, क्योंकि उस दिन जिस दिन परमाणु परीक्षण किया गया था उस दिन
बुद्ध जयंती था और यहाँ पे कोड भाषा सांकेतिक की भाषा में कहा गया था कि जो है बुद्ध है खुश हुए, मतलब परमाणु परीक्षण सफल हुआ था। तो यहाँ पे रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को कॉल करके ये बोला था कि बुद्ध खुश हुए, मतलब स्माइलिंग बुद्धा। तो ये याद रखना है। यहाँ से पूछा जाता है कि यहाँ पे पहले परमाणु परीक्षण के समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम याद रखना है। पहले परमाणु परीक्षण के समय रक्षा मंत्री हमारे जगजीवन राम थे। लेकिन यदि यहाँ बात करें कि पीएम कौन थे, तो यहाँ पे पीएम इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी यहाँ पे पीएम थी। तो इतनी चीजें याद रखना है। दूसरे परमाणु परीक्षण की हम बात करें तो 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था। इसका नाम दिया गया था शक्ति 98। इसका नाम दिया गया था शक्ति 98। पहले वाले का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे वाले का शक्ति 98। पहला वाला 74 में हुआ था, दूसरा वाला 1998 में हुआ था। यहाँ पे भी यदि पीएम पूछता है तो यहाँ पे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ पे यदि रक्षा मंत्री हमसे पूछा जाता है तो यहाँ पे याद रखना है जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो उस समय रक्षा मंत्री थे। तो इतनी चीजें हमें याद रखना है परमाणु परीक्षण से। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था। भारत में 100% विद्युतीकरण वाला राज्य ये पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाता गुजरात। यदि अब क्वेश्चन आता है कि भारत में 100% विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य, यदि याद रखना है पहला राज्य, अभी तो और भी राज्य हो गए लेकिन पहला पूछा जाता है तो पहला याद रखना है गुजरात है। याद रखना है हर घर जल पहुंचाने में सक्षम 100% वाला जो राज्य है वो गोवा हो गया है। तो ये दो फैक्ट हमको याद रखना है। भारत में 100% विद्युतीकरण करने वाला राज्य जो है वो गुजरात है पहला। अभी और भी राज्य हो चुके हैं लेकिन हर घर जल पहुंचाने वाला, हर घर जल 100% पहुंचाने वाला जो राज्य है वो बन गया है क्या? गोवा। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। क्वेश्चन था अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, ये पूछा गया था। तो ये मुगल काल से क्वेश्चन था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे ये पूछा गया था। तो बहादुर, इसका नाम है बहादुर शाह दुती। बहादुर या जफर भी लिखा आता है, बहादुर जफर दुती ये अंतिम मुगल सम्राट थे। यहाँ से पूछा जाता है, याद रखना है मुगल काल में जो है सबसे पहले मुगल काल की हम बात करें तो मुगल वंश की जो नींव है वो बाबर रखते हैं, वो बाबर रखता है। पहला मुगल बादशाह जो है वो बाबर होता है, बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर। तो इस तरह से ये चलते रहता है और लास्ट अंतिम मुगल बादशाह कौन होता है? बहादुर शाह जफर। और ये कब तक रहता है? ये क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर दुती था। 1857 की क्रांति और मुगल यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। और इस युद्ध में इनको हार मिलती है और ये इनको जो है रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, इनको रंगून भेज दिया जाता है, म्यांमार भेज दिया जाता है पेंशन पे जीने के लिए। तो इतनी चीजें याद रखना है। अंतिम मुगल सम्राट का नाम बहादुर शाह जफर दुती। ठीक पहले मुगल सम्राट बाबर, ये और भी शासक होते हैं, हम फर्स्ट और लास्ट देख रहे हैं। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला मुगल शासक याद रखना है। दिल्ली का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किसने किया? तो बहादुर शाह जफर। और ये भी क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को
कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था, म्यांमार, पेंशन पे जीने के लिए, बंदी बनाकर। तो इतनी चीजें याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो पूछा गया था, जैसे कई बार पूछा गया क्वेश्चन, फिर से पूछा गया था, प्रसिद्ध गायक तानसेन, एमपी का एक क्वेश्चन था। प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे? कहाँ से थे? तो ये पूछा गया था कि किस जिले के रहने वाले थे प्रसिद्ध गायक तानसेन, कहाँ से थे? तो इसका सही आंसर हो जाता ग्वालियर। ग्वालियर में इनका जन्म होता है, ग्वालियर में इनका जन्म होता है, तो इसका सही आंसर आ जाता है ग्वालियर। अब हम देखते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन का जो जन्म है, तानसेन का जो जन्म है वो बेहड़ गांव में होता है, बेहड़ गांव। और बेहड़ गांव कहाँ पे है? ग्वालियर में है बेहड़ गांव। कौन सी नदी के किनारे यदि पूछता है तो झिलमिल नदी, यहाँ एक छोटी सी नदी है, झिलमिल नदी के तट पर एक बेहड़ गांव है। बेहड़ गांव में बेहड़ गांव ग्वालियर में पड़ेगा, वहाँ पे इनका जन्म होता है, तानसेन का जन्म होता है बेहड़ गांव में, याद रखना है। तानसेन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, संगीत सम्राट, संगीत सम्राट की उपाधि, तानसेन को संगीत सम्राट की उपाधि कौन देता है? अकबर देता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। यदि तानसेन का मकबरा पूछा जाता है, तानसेन का मकबरा, तो ग्वालियर बताना है। तानसेन के गुरु का नाम पूछा जाता है तो मोहम्मद गौस इनके गुरु हैं, या ये बताना है। तानसेन के बचपन का नाम यदि पूछा जाता है तो तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम है। तो इतनी चीजें तानसेन के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन आता है, तानसेन सबसे पहले किसके दरबार में रहते थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे तानसेन सबसे पहले। इसके बाद इनके दरबार से ये कहाँ चले गए? अकबर के दरबार में चले गए, ये याद रखना है। तानसेन सबसे पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, ठीक। यहाँ से फिर अकबर के पास चले गए। अकबर ने जलाल खां को भेजा था तानसेन को लाने के लिए। तो इतनी चीजें याद रखना है, यहाँ से पूछा जाता है। अकबर ने तानसेन को लाने के लिए किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा था। और अकबर जो है रामचंद्र के दरबार से कहाँ चला गया? अकबर के दरबार में। और यहाँ पे किसमें शामिल हो जाता है? वो नवरत्न, अकबर के नवरत्नों में शामिल हो जाता है। तो इतनी चीजें याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया था अगला क्वेश्चन, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 कहाँ स्थित हैं? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये पूछा गया था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, भारत में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ये पूछा जाता है। उनमें से 2 कहाँ पे हैं? भारत में 12 हैं, याद रखना है। 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ पे हैं? भारत में है। और एमपी में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? एमपी के अंदर जो है वो 2 ज्योतिर्लिंग हैं, उन दोनों के नाम याद रखना है। एमपी के अंदर 2 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? तो एक तो है महाकालेश्वर दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग, ये है उज्जैन में, याद रखना है। उज्जैन में यदि क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो महाकालेश्वर उज्जैन। और दूसरा है ओमकारेश्वर खंडवा, ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे जो ममलेश्वर मंदिर है, या ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी इसको कहते हैं। तो हमने देखा एमपी के अंदर 2 ही ज्योतिर्लिंग है, एक तो महाकालेश्वर दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग
जो कहाँ पे है, उज्जैन में है, और दूसरा है ओंकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर, ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ये कहाँ पे है, खंडवा में है। तो दोनों ज्योतिर्लिंग को क्या करना है, याद करना है, क्योंकि तो पूछा जाता है। टोटल ज्योतिर्लिंगों की संख्या भारत में कितने हैं, 12 है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे। क्वेश्चन ये था, टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे, ये क्वेश्चन आया हुआ था। टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे, तो इसका सही आंसर हो जाता मैसूर। इसका सही आंसर मैसूर, और मैसूर कहाँ आता है, कर्नाटक में आता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन आता है मैसूर का शेर। मैसूर का शेर किसको कहते हैं, तो मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहते हैं, ये पूछा जाता है। मैसूर का शेर पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है टीपू सुल्तान के पिता का नाम। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली, ये पूछा जाता है। और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 1799 में मैसूर के चौथे युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1799 में, इतनी चीजें याद रखना है। यदि मैसूर का शेर पूछता है तो टीपू सुल्तान, या फिर मैसूर का संबंध पूछता है टीपू सुल्तान से, टीपू सुल्तान के पिता का नाम याद रखना है हैदर अली। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन आया था आरटीआई अधिनियम को, क्वेश्चन था आरटीआई अधिनियम को खालिस्तान के दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, ये क्वेश्चन था। आरटीआई अधिनियम को खालिस्तान के दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, ये क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आ जाता 15 जून 2005। इसका सही आंसर होता 15 जून 2005। अब याद रखना है, आरटीआई पूछा जाता है। आरटीआई का फुल फॉर्म यदि पूछता है तो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में हम कहें तो सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक, हर एक व्यक्ति को सूचना पाने का अधिकार है इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत। और ये राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति कब दी, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। और ये आरटीआई जो है लागू कब से हो जाता है भारत के अंदर, तो याद रखना है 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू होता है। तो दोनों ही चीजें पूछा जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली और ये पूरे भारत में लागू कब होता है। और यदि पूछा जाता है कि आरटीआई अधिनियम जो है वो कब आया, तो 2005 को याद रखना ही है। 2005 का ये अधिनियम है। तो आरटीआई के बारे में इतना ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा। एक अधिनियम और याद रखना है, आरटीई अधिनियम भी पूछा जाता है। ये अधिनियम क्या है, राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। ये कब आया, तो ये एक्ट किस एक्ट के तहत आया, तो 2009 के एक्ट के तहत आया। यदि क्वेश्चन आता है कि आरटीआई किस एक्ट के तहत आया, 2009। ये लागू कब हुआ, तो यदि ये लागू पूछता है तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। दोनों चीजें याद रखना है, एक्ट आया 9 में लेकिन लागू हुआ 2010 में 1 अप्रैल को। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, हर एक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है इस एक्ट के तहत, ये याद रखना है। कुछ एक्ट की मैं बात करूं तो कुछ एक्ट याद रखना है, जैसे 1948 का मैंने बताया था कि 1948 का जो एक्ट है उसको हम कहते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक्ट, ये पूछा जाता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक्ट कब आया, तो 1948 में आया। 1954 का एक्ट याद रखना है और 1955 का एक्ट। 1954 का एक्ट क्या कहता है, 1954 का एक्ट कहता है हिंदू विवाह अधिनियम।
ये है हिंदू विवाह अधिनियम है। ये हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? जो भी शादियां होती हैं वो 1954 के एक्ट के तहत होती हैं। विशेष विवाह अधिनियम लागू हुआ। विशेष विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 1955 में लागू हुआ विशेष विवाह अधिनियम। ये अधिनियम, ये एक्ट कहाँ पे चल रहा था उस टाइम पे? ये जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली था। ये याद रखना है। 1961 का अधिनियम पूछा जाता है। 1958 का अधिनियम पूछा जाता है। कारखाना अधिनियम के नाम से जानते हैं इसको। कारखाना अधिनियम है, ये पूछा जाता है। कारखाना अधिनियम कब आया? 58 में आया। कारखाना में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है, उसके कारण ये अधिनियम आया। 1961 में अधिनियम जो आया वो याद रखना है विवाह विच्छेद अधिनियम। विवाह 1961 का जो अधिनियम है वो दहेज निषेध अधिनियम था। दहेज निषेध अधिनियम था, मतलब दहेज को रोकने के लिए, दहेज प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया था 1961 में, दहेज निषेध अधिनियम। 1969 की हम बात करें तो यहाँ पे एक अधिनियम आया था जिसका नाम है विवाह विच्छेद अधिनियम। विवाह विच्छेद अधिनियम, और इसी को हम कह सकते हैं विवाह विच्छेद अधिनियम को तलाक वाला जो अधिनियम है। तलाक जो होते हैं वो किस अधिनियम के तहत होते हैं? 1969 के अधिनियम के तहत। तो ये अधिनियम याद रखना है। 1972 का एक्ट याद रखना है। 1972 वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया। 1974 का एक्ट याद रखना है जल संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निषेध अधिनियम आया। 1980 में याद रखना है वन संरक्षण अधिनियम आता है 1980 में। और 1986 की हम बात करें, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है, पर्यावरण को बचाने के लिए। 1986 में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है ग्राहकों के लिए, ग्राहकों के हित के लिए। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण नियम आता है। तो ये याद रखना है 1986 वाला भी। और 2002 को जो है जैव विविधता अधिनियम आता है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 को आया। तो इतने अधिनियम जो है हमें याद रखना है 48 से लेके 2002 तक, और 2005 का, 2010 का, ये सभी अधिनियम हमको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में आया था भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा है? तो ये पूछा गया था भारत में राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने वाली पार्टी का नाम पूछा गया था। तो भारत में ऐसी कितनी पार्टियां हैं? भारत के अंदर ऐसी कितनी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी संख्या पूछा था। तो ये 2017 की हम बात करें तो 2017 तक की संख्या 7 थी, लेकिन अब याद रखना है संख्या 8 है। भारत में टोटल ऐसी 8 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय पार्टी है। वो 8 पार्टियों के नाम मैं लिख रहा हूँ, याद रखना है। AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पहली पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। BSP याद रखना है बहुजन समाज पार्टी। BJP भारतीय जनता पार्टी। और याद रखना है CPI याद रखना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और एक है CPI डबल है, एक है CPI M है, और एक सिंगल CPI है। दूसरा INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी है एक, और दूसरा नेक्स्ट लास्ट है NPP नेशनल पीपल्स पार्टी। तो भारत में टोटल जो है वो 8 पार्टियां हैं। भारत में टोटल 8 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, मतलब राष्ट्रीय पार्टी है 8 हैं। 8 के नाम याद रखना है। इनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी नहीं है, कौन सी पार्टी जो है तो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी है। तो 8 के नाम याद रखना है AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M अलग है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस
और नेक्स्ट है नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये 8 पार्टी जो है भारतीय पार्टी है और भारत राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछा था। सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछा था। सबसे कम उम्र का शतरंज भारतीय ग्रैंड मास्टर पूछा था, याद रखना है। सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर वो भी कौन, भारतीय पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता, इसका सही आंसर उस समय के लिए था परिमार्जन नेगी, इसका सही आंसर था उस टाइम के लिए, लेकिन अभी इसका रिकॉर्ड टूट गया है। तो याद रखना है शतरंज के खिलाड़ी को हम ग्रैंड मास्टर कहते हैं, शतरंज के खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर कहते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी याद रखना है विश्व में सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर, विश्व में सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बन गया है उसका नाम याद रखना है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा का नाम याद रखना है। ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। तो विश्व में और भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर याद रखना है जो पूछा जाएगा डी गुकेश का नाम याद रखना है, डी गुकेश। तो याद रखना है विश्व में पूछा जाए सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर तो अभिमन्यु मिश्रा, और भारत में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर पूछा जाता है तो डी गुकेश है। डी गुकेश ने कारनामा किया था 12 साल 7 महीना और 17 डे में ये ग्रैंड मास्टर बन गए थे, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। और याद रखना है कहाँ से बिलोंग करते हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं, याद रखना है। और यदि पूछा जाए भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन था तो विश्वनाथ आनंद याद रखना है। भारत का पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन था, विश्वनाथ आनंद। ये भी कहाँ से हैं, तमिलनाडु से हैं। ये कहाँ से, तमिलनाडु से, याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम अक्सर पूछा जाएगा माइंड मास्टर, याद रखना है माइंड मास्टर। और चेस इज माई लाइफ, इसकी पुस्तक का नाम है। और शतरंज का जादूगर भी इनको कहते हैं। दूसरी चीज याद रखना है कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति यही थे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, तो ये याद रखना है विश्वनाथ आनंद के बारे में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में लगभग समझ में आया होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना है। ये पहले का क्वेश्चन था, इसे याद नहीं रखना है। अब याद रखना है विश्व का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा, और भारत में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हो गया है, याद रखना है। भारत का पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, ठीक, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, माइंड मास्टर भी कहते हैं। इनकी पुस्तक भी है। इनको ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था सबसे पहले 91 में, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के जज को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के जज को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर लिया है संसद, इसका सही आंसर आ जाएगा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। यदि ये क्वेश्चन आता इस सुप्रीम कोर्ट के जज या न्यायाधीश को किस प्रोसेस के द्वारा हटाते हैं, तब यहाँ पे आता है क्या, महाभियोग की प्रोसेस।
महाभियोग की प्रोसेस आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रोसेस होती है। तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट का जज, एक सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ, दूसरा राष्ट्रपति हुआ और तीसरा उपराष्ट्रपति हुआ। इनको किसके द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग की प्रोसेस के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है उस पे क्या होता है, यदि सुप्रीम कोर्ट का जज है या राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान एक ही शर्त पर इन्हें हटाया जाता है। संविधान का यदि ये उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग की प्रोसेस होती है, किसमें होती है महाभियोग की प्रोसेस? संसद में होती है। संसद का कोई एक सदन जो है, संसद का कोई एक सदन जो है वो राष्ट्रपति के खिलाफ बिल पास कर देता है, पद से हटाने के लिए बिल पास कर देता है। उन्हें 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाता है कि उन्हें राष्ट्रपति पद या जज के पद से हटाया जा रहा है। और ये इस सदन में बिल पास होता है, फिर दूसरे सदन में बिल पास होता है और दोनों सदन में यदि बिल पास हो जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटना पड़ता है, अपने पद से हटना पड़ता है। तो ये है महाभियोग की प्रोसेस। अब यदि महाभियोग की प्रोसेस ऑप्शन में यदि नहीं दिया है तो याद रखना है इनको हटाने, कौन हटाया जा सकता है, इनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। क्यों? क्योंकि संसद की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया भी संसद में ही लगती है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है संसद, और इनको हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रोसेस के द्वारा आर्टिकल 61 के तहत। और इसमें याद रखना आर्टिकल 61 वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था ये क्वेश्चन था, भारत में संविधान का कौन सा आर्टिकल जम्मू कश्मीर को विशेष राष्ट्र का दर्जा देता है? क्वेश्चन था कौन सा आर्टिकल जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? तो ये 370 आर्टिकल था। ये आर्टिकल अब हट चुका है। क्वेश्चन था कि किस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है? तो आर्टिकल 370 हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन था सोन नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान के समीप है। तो क्वेश्चन ये था सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका आंसर हो जाता है अमरकंटक। क्वेश्चन था सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल पूछा था अमरकंटक हो जाता। सोन नदी के बारे में याद रखना है, ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। बाण सागर बांध इसमें पूछा जाता है, सोन नदी में कौन सा बांध है? बाण सागर बांध है। बाण सागर बांध है जो कहाँ पे है? सीधी उमरिया साइड पे ये बांध है। और पूछा जाता है किसके नाम पर इस बांध का नाम रखा गया? तो बाण भट्ट के नाम पर इस बांध का नाम पड़ा, ये भी पूछा जाता है। तो इतनी चीजें याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन ये था और पूछा गया था, अंतिम क्वेश्चन था। जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने एक एक करके कवर किया। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था वह प्रधानमंत्री कौन है जिसका सबसे लंबी अवधि तक कार्यकाल रहा? तो पूछा गया था कौन सा पीएम है जिसका सबसे लंबी अवधि तक कार्यकाल रहा? लंबी अवधि तक कार्यकाल रहा, लंबी अवधि कार्यकाल पूरा करने वाला पीएम पूछा गया था। तो उसका सही आंसर हो जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबी अवधि तक पद पे रहने वाले पीएम याद रखना है। ये कब से कब तक रहे? तो याद रखना है ये कितने वर्ष तक रहे? 16 वर्ष 9 माह 13 दिन तक ये पद पे रहे, 13 दिन तक ये पद पे रहे। तो अभी ये रिकॉर्ड है कि सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले जो राष्ट्रपति हैं जवाहरलाल नेहरू है। कितने वर्ष? 16 वर्ष 9 माह 13 दिन, याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ये भी प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ से क्वेश्चन आता है किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ताशकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में ताशकंद पड़ता है।
तो कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु बाहर हुई विदेश में, ताशकंद में हुई, उज्बेकिस्तान? लाल बहादुर शास्त्री 1966। नेक्स्ट पीएम से क्वेश्चन आता है कि पहली महिला पीएम यदि पूछता है तो इंदिरा गांधी का नाम याद रखना है, इंदिरा गांधी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लोकसभा का सामना ना करने वाला पीएम यदि पूछता है, लोकसभा का सामना नहीं करने वाला पीएम पूछता है, तब याद रखना है चरण सिंह चौधरी, चरण सिंह आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक उम्र में पीएम बनने वाला, अधिक उम्र में पीएम 81 साल में मोरारजी भाई देसाई पीएम बने थे। सबसे कम उम्र में यदि पूछता है तो याद रखना है 40 साल में राजीव गांधी पीएम बने थे। सबसे अधिक उम्र में पीएम बनने वाला मोरारजी भाई देसाई, सबसे कम उम्र में पीएम बनने वाला राजीव गांधी 40 साल की उम्र में। नेक्स्ट पूछता है किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाने वाला प्रधानमंत्री याद रखना है विश्वनाथ प्रताप, इनको जो है अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था। फिर क्वेश्चन आता है प्रथम सिख, यदि क्वेश्चन आता है प्रथम सिख पीएम यदि पूछता है तो मनमोहन सिंह को याद रखना है, प्रथम सिख मनमोहन सिंह पीएम। फिर याद रखना है विधानसभा का सदस्य, कौन सा प्रधानमंत्री जो है विधानसभा का सदस्य था, तो याद रखना है विधानसभा का सदस्य रहने वाला देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा का नाम याद रखना है, देवगौड़ा। तो पीएम में हमको कुछ याद रखना होगा, जैसे सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखना है। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में होती है, बाहर 1966 ताशकंद में, लाल बहादुर शास्त्री। पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी। लोकसभा का सामना नहीं करने वाला चरण सिंह। अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जाने वाला विश्वनाथ प्रताप। और प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। विधानसभा का सदस्य रहने वाला जो पीएम है वो देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा। सबसे अधिक उम्र में पीएम बनने वाला मोरारजी भाई देसाई, सबसे कम उम्र में राजीव गांधी। तो इतना फैक्ट हमको पीएम से याद रखना पड़ेगा। हमने देखा कि एक पेपर में जितने भी जीके जीएस पूछे गए थे वो सभी को देखा। यहाँ से क्वेश्चन का जो लेवल है वो पता चलता है। यदि इसी तरह से जो है अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।